बच्चों, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, पर्सनली मिलते हैं और कहते हैं कि रिजल्ट नहीं हो रहा। रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा? आप इस पे कभी मंथन करते हैं? आप मंथन नहीं करते, आप विचार नहीं करते, आप सोचते नहीं कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, उस फील्ड में जाने से पहले हमें क्या-क्या सैक्रिफाइसेस करने होंगे। क्या आप खुद अपने दिल पर हाथ रखें और इस चीज को सोचें कि हम क्या हमारा 100% दे रहे हैं। एक छोटी सी ही बात है जो आपका सिलेक्शन नहीं होने देती, वो ये कि हम कभी भी किसी भी फील्ड में पहली बार में 100% देते ही नहीं है। हम लोग जो मानव है, हमारा नेचर ही ऐसा है, इतने नालायक हैं हम लोग कि पहली बार हम अपना 100% नहीं देते। मैक्स टू मैक्स बच्चे यही करते हैं, जिसके कारण हम सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप सोने से पहले हर चीज जो दिन अपना पूरा दिनचर्या है, उसमें हमने मान लीजिए 12 घंटे हम जगे, तो उस 12 घंटे में कितने समय का हमने यूटिलाइज किया और कितने समय को बर्बाद किया। जब आपका बर्बाद होने वाला समय कम होने लगेगा, वैसे ही आप धीरे धीरे उस तरह आप सिलेक्शन के नजदीक जाने लगेंगे। जी हाँ, पुनः आपका एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती पर। यह ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में अभी शानदार तरीके से क्लास 10 और नवोदय दोनों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराई जा रही है। 1 जून से कंटिन्यू क्लासेस इसमें रहेंगी। बहुत ही नॉमिनेट शुल्क है। 25-25 बच्चे इनरोल होंगे, तो आप इसे डाउनलोड कर लें। अच्छा लगता है तो आप कोर्स को परचेज कर लें। वहीं कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं, तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही नॉमिनेट शुल्क है। गारंटी मेरी इस चीज की कि इसमें से क्वेश्चन बाहर कुछ नहीं जाएगा। मिलाकर आप देख लीजिए, 1,00,000-2,00,000 रुपए नहीं लग रहे हैं। तकरीबन 1,500 रुपए में पूरा नवोदय का कोर्स हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहते तो जो चल रहा है, मान लीजिए अभी मैथ्स चल रहा है, तो वो 500 रुपीज में ही पड़ रहा है, आप उसे परचेज कर लीजिए। ठीक है। आज हम जो पीएससी की श्रृंखला, कॉम्पिटिटिव बेस की श्रृंखला में पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके थे भाग 9 तक। भाग 9 तक हम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भाग है 9 का। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाग 9 का। एक सेकेंड वेट कीजिए, ओपन हो रहा है। जितने भी जितने भी आर्टिकल्स मैंने पढ़ाए हैं, बहुत ही शिद्दत से मैंने इसे तैयार किया है। आप लोग देख रहे होंगे कि वाकई हर आर्टिकल को मैं बता रही हूँ, भले ही वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आजकल सारी एग्जाम इतनी टफेस्ट टू टफेस्ट होती जा रही है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। तो तकरीबन हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। कुछ धुंधला-धुंधला सा पता होना चाहिए, अगर कंठस्थ नहीं है तो। ठीक है, जस्ट वेट। तो हम इस श्रृंखला में 9 भाग 9 तक पढ़ चुके थे। आज हम भाग 9 का पढ़ेंगे। ठीक है। 9 का पूरे आर्टिकल्स मैंने इसमें लिखे हैं। आइए जानते हैं हम आर्टिकल 9 का के बारे में। भाग 9 का ये है 243 पी से 243 जेड जी तक। ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 9 का नगर पालिका से संबंधित है। यह इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया, जो कि 1 जून 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। इसमें अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक शामिल है।
जो नगर पालिकाओं के गठन, शक्तियों और जिम्मेदारियों से क्या है संबंधित है। मतलब 9 का में किसके बारे में दिया गया है? नगर पालिका के बारे में दिया गया है। कौन सा अमेंडमेंट है? 74 1992। कब से प्रभावी हुआ? तो 1 जून 1993 से यह प्रभावी हुआ। इसमें जो आर्टिकल है वो 243 पी से 243 जेड जी तक है। ये जो मैंने बोला ये काम की चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब इसको जोड़ने का उद्देश्य क्या रहा? बिना उद्देश्य के तो कोई चीज नहीं होती। आप भी कलेक्टर बनना चाहते हैं, कोई अधिकारी बनना चाहते हैं, तो सबके पीछे क्या है? एक तगड़ा उद्देश्य है, एक आपका वाय है कि हम इसे क्यों पाना चाहते हैं। तो इसी तरह नौका को जो जोड़ने का उद्देश्य है वो अब हम पढ़ेंगे। पहली बात, शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन। भाग 9 का शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के लिए संवैधानिक ढांचा क्या करता है? प्रदान करता है। नगर पालिकाओं को क्या देता है? नगर पालिकाओं को जो भाग 9 का है वो क्या देता है? संवैधानिक दर्जा देता है। यह नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है जिससे उन्हें बेहतर अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती है। नगर पालिकाओं की संरचना, कार्य और चुनाव सब कुछ लिखा हुआ है हमारे प्यारे संविधान में, है ना। इसमें यहाँ पर ये भी लिखा है कि उसकी संरचना कैसी होगी, वो कार्य कैसे करेगा और चुनाव कौन करवाएगा। भाग 9 का नगर पालिकाओं की संरचना, उनके कार्यों और चुनाव से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है। भाग 9 का के प्रमुख प्रावधान 243 पी क्यू आर, ये पूरे इसके क्या है? आर्टिकल्स है। तो 243 पी में क्या लिखा है? इसकी परिभाषा और संरचना। किसकी परिभाषा? नगर पालिका की। 243 क्यू में नगर पालिकाओं के चुनाव का विवरण है। आर में नगर पालिकाओं की संरचना दी हुई है। फिर एस में अगर हम बात करें तो नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और कर्तव्य है। टी में अगर हम बात करें तो नगर पालिकाओं के वित्त के बारे में प्रावधान है। 243 यू नगर पालिकाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराने की क्या है? प्रक्रिया है। इस तरह 9 का पार्ट खत्म होता है। अब हम 9 खा के बारे में पढ़ेंगे। जो 9 खा है ये सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और यह 9 खा में वर्णित है। इसके आर्टिकल जेड से लेकर जेड टी तक दिए हुए हैं। भारतीय संविधान भाग 9 खा में अनुच्छेद जेड से जेड टी तक आते हैं। यह भाग सहकारी समितियों से संबंधित है और उन्हें संवैधानिक क्या करता है बेटा? दर्जा प्राप्त कराता है। तो एच इस अनुच्छेद में सहकारी, सबसे पहले परिभाषा ही मिलेगी आपको, जो भी टॉपिक है उसकी परिभाषा। फिर आई पर आएंगे तो सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों की क्या है? बात करता है। आई के बाद जेड पे आते हैं। यह अनुच्छेद सहकारी समितियों के बोर्ड के सदस्यों के लिए चुनाव के प्रावधानों पर क्या करता है? चर्चा करता है। कि यह अनुच्छेद सहकारी समितियों के बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देशों पर चर्चा करता है। फिर अगर हम एल पर आते हैं तो यह अनुच्छेद सहकारी समितियों के सदस्यों के अधिकारों और जिम्मेदारियों पर क्या करता है? चर्चा करता है। एम पर आ जाइए, ये आर्टिकल्स है, पूरे लाइन वाइज लिखे हुए हैं, मैं आपको एक एक रीड करके बता रही हूँ, ठीक है। फिर एम पे अगर हम आए 243 एम, यह अनुच्छेद सहकारी समितियों के कामकाज के लिए लोकतांत्रिक नियंत्रण और स्वायत्तता की गारंटी देता है। एन की अगर हम बात करें तो यह अनुच्छेद सहकारी समितियों के लिए व्यावसायिक प्रबंध और लेखा परीक्षा की क्या करता है?
आवश्यकता पर चर्चा करता है और ये जो है यह एक आईएमपी आर्टिकल है। वो क्या बोलता है कि सहकारी समितियों के लिए धन के उपयोग और संसाधनों के वितरण पर क्या करता है, चर्चा करता है। कौन सा आर्टिकल? 243 ZO 243 ZP 243 ZP। यह अनुच्छेद सहकारी समितियों के विवादों के समाधान के लिए प्रावधानों पर चर्चा करता है। क्यों कहता है? सहकारी समितियों के लिए ऑडिट रिपोर्ट, खातों की जानकारी पर चर्चा। आर कहता है सहकारी समितियों के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी पर चर्चा। एस कहता है सहकारी समितियों के लिए कानूनी कार्रवाई के प्रावधानों पर चर्चा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आए एट द लास्ट टी कहता है मौजूदा सहकारी समितियों के कानून को जारी रखने के प्रावधानों पर चर्चा करता है। यह आर्टिकल है, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। इस आर्टिकल में क्या लिखा है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर अब हम बात करें तो भाग 10 नो खा समाप्त हुआ। भाग 10 छोटा सा ही है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित एससी और एसटी क्षेत्रों के बारे में क्या करता है, यह प्रावधान करता है। यह भाग अनुसूचित जनजातियों और उनके क्षेत्रों के लिए प्रशासन के नियम और प्रावधान शामिल करता है। इसमें अनुच्छेद 244 और 244 ए शामिल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसके जो दोनों आर्टिकल हैं 244 और 24A 244 और 244A बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। दोनों में अलग अलग चीजें दी हुई है। 244 का या ए एससी एसटी एक्ट 1989 के तहत किसी दलित व्यक्ति के शिकायत पर बिना जांच के ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एससी एसटी एक्ट 1989 के तहत कोई दलित व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ शिकायत कर रहा है तो बिना पुलिस कार्रवाई के उसे क्या हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। और 244 का असम राज्य के जनजाति प्रशासन की इसमें क्या है, चर्चा है, जो अनुसूचित 6 में दिए हुए हैं उसकी चर्चा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हम आर्टिकल 244 तक आ चुके हैं, 395 तक हमें जाना है, मंजिल दूर नहीं, धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो बहुत छोटे हैं, आप इनको 3 से 4 बार देखें। अगर पीसीएस की बात करूं, एमपीपीएससी की बात करूं तो अभी समय भी बहुत है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, दिसंबर में आएगा, फेब में एग्जाम होगी। हर चीज को अच्छे से पढ़ लो क्योंकि यह चीजें प्री में भी काम आएगी और आपके मेंस में भी काम आएगी। तो आप अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रखिए अगर चाहते हैं सिलेक्शन तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। फिर होगी 2026 के बाद 27, 28, 29 देते रहिएगा जब तक एज ना हो जाए। समय भी बहुत देती है एमपीपीएससी, 40 साल। फिर अगर ओबीसी महिला है तो 5 साल एक्स्ट्रा। तो अब ये अब आपके हाथ में है ना, बातें कड़वी लगेगी लेकिन सत्य है मेरी बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।